क्लास 10 मैथ का कौन से प्रश्न करेंगे? 1 नंबर वाले। ठीक है, जैसे नाश्ता करते आ रहे हैं। पहला सवाल दे रखा है, यदि 26 156 का नासा 156 है तो इसका मासा का मान क्या होगा? यानी इसका मासा ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पर कौन सा सही होगा ये सवाल को हल करने के बाद ही पता लगेगा। बात समझ आ रही है? पहले सवाल को हल करेंगे, जो भी आंसर सही होगा वो इसमें से टिक कर दिया जाएगा। तो जो दे रखा है पहले वो लिखो। दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका मासा निकालना क्या है? मासा। मासा तो दो संख्याएं हैं, इनसे भी निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनखंड करके और उनसे मासा निकालने में भी कॉमन संख्या है। पर चूंकि इसमें लासा भी दे रखा है तो लासा का इस्तेमाल करके निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, क्योंकि लासा दे रखा है तो इसका मतलब सवाल को फॉर्मूले से कराया जाना चाह रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले से ही सवाल को करेंगे। जो दे रखा है लिखना, क्या दे रखा है? पहली संख्या कितनी है? 26। और एक दूसरी संख्या दे रखी है, वो कितनी है? 156। और नासा दे रखा है, वो कितना है? वो भी 156। पूछा क्या गया है? मासा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होगा, नासा बराबर पहली संख्या यानी पहला पद गुणा दूसरी संख्या फिर दूसरा पद और बटे में मासा। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लगा दो। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 26। तो इधर क्या है? नासा, तो इधर नासा की वैल्यू कितनी है? 126। यहाँ पहली संख्या 26, ये 156, 26 गुणा दूसरी संख्या ये भी 156 बटे में मासा। ये हमें निकालना है। तो जो निकालना है उसको इधर ले आओ, टेक्स्ट वहां कर। जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 156 से 156 कट जाएगा, बचेगा कितना? केवल 26। तो मासा कितना हो जाएगा इसका? 26। ठीक है, नोट करो इसको। देखो दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? यानी ये सभी संख्याओं के युग्म दे रखे हैं, 14, 35, 18, 32, 31, 93, 32, 62। तो सहअभाज्य संख्याओं का, यानी सह साथ में होगी तो युग्म में ये साथ में है ही। और इसकी सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य मतलब वो संख्या से भाग हो रही होगी। ठीक है, मतलब उससे कट रही होगी। कोई एक युग्म ऐसा होगा जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या को काट रही हो। जैसे पहला 14, 35, 14 के पहाड़े में 35 आएगा? नहीं आएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं हुई। 18, 25, 18 के पहाड़े में 25 आएगा? नहीं आएगा, इसको भी छोड़ो। 32 के पहाड़े में 62 आएगा? ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 32 एकम 32, 32 दूनी 64 होगा, तो 62 भी नहीं आना। अब 31, तो 31 तिया कितना होगा? 93। यानी ये सहअभाज्य संख्या है। यहाँ 31 के पहाड़े में पहली संख्या के पहाड़े में दूसरी संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये होता है। और ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि जो भी संख्या के पहाड़े में आ रही होगी वो संख्या किसी से नहीं कटेगी, वो अभाज्य संख्या होगी। तो ये 31 ये अभाज्य है, 31 अभाज्य है, क्योंकि 31 किसी से नहीं कटेगा। इसकी जगह कुछ और हो, 300, 3200, 3500, ये सभी अभाज्य, ये सब कटेंगे। 35 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, पर 31 किसी से नहीं कटेगा। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो ये आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। आगे प्रश्न देखो, इसमें कह रहे हैं बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी होगी। यानी दोनों के बीच की क्या निकालना है? दूरी। तो जो दो बिंदु दे रखे हैं दोनों को नोट कर लो। इसको मानेंगे x1, y1, x2, y2। निकालना क्या है? दूरी। तो इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या था दूरी का सूत्र? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और पहले भी बताया जा चुका है कि x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, अगर माइनस आएगा भी तो वो स्क्वायर से एडजस्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -12, माइनस यहाँ पहले से था तो प्लस, y1 की वैल्यू 2, y2 की 0, 5 और 12 17 का स्क्वायर, एक और 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 रहेगा, तो यही रहेगा। और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 17। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, नोट करो इसको। प्रश्न नंबर 4 देखो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, यानी 8 के जो प्रथम 15 गुणज होंगे उनका क्या करना है, हमें योगफल बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक सही है। तो 8 के 15 गुणज का योगफल कैसे निकालोगे आप, देखो 8 के गुणज क्या होंगे, जो 8 से गुणा हो रही होगी जिनमें, जैसे 8 एकम 8, 8 दो की 16, 8 तीन 24, इस तरह से होंगे। अब 15 गुणज तो बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, 8 चौक 32, 40, 48, इस तरह से आएगा, 56, 62। तो अब इतने तो याद करना, क्या है, कठिन काम है ना, इतना जोड़ना इतना आसान तो नहीं है। तो अब ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, और ये भी हमने 4 6 तक किया है, उससे आगे जाएंगे तो संख्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या बन रही है, समांतर श्रेणी। जब भी इस तरह का सवाल बनेगा तो कोई एक श्रेणी ही बनेगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं जोड़ नहीं सकते, इसके लिए एक श्रेणी बनाएगी। श्रेणी तो 3 होती है, एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, और एक होती है हरात्मक श्रेणी। पर तुम्हारे सिलेबस में केवल कौन सी है, समांतर श्रेणी, तो उसको समांतर श्रेणी से करेंगे। पहला पद क्या हो जाएगा, ए, और सार्वंतर यानी डी क्या होगा, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, 16 में से 8 गया 8। एक, कितने गुणज दे रखे थे, 15, यानी n का मान कितना है, 15। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, तो पद कितने हैं, 15। अब हमें क्या निकालना है, योगफल। योगफल का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। पर हमें जो योगफल निकालना है वो कितने गुणजों का है, 15 का। तो n की वैल्यू 15, यानी n की जगह 15, जहां जहां n है वहां 15। दो, ए की वैल्यू कितनी, 8, n की जगह 15, और बी की जगह डी का मान भी 8। 15/2, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कटे, 2/16, 15 में लग गया 14 गुणा 8, 15/2, 16 प्लस 14/8, 14/8 कितना होगा, 14/8 112। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, इधर बचाइए, तो 15/2, और इन दोनों को जोड़ के और इनके बीच में क्या लगाएंगे, गुणा, 112, और 16 को जोड़ा 128, ये 2 से कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे कटता है, 2 6 12, 2 4 8, 15 गुणा 64, इसकी गुणा कर देंगे, 15 चौक 60, 15 छठ 90, और 6 96, कितना आया, 960। इसमें से देखो कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नोट करो इसे। 5वां प्रश्न देखो, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण में ये जो p आ रहा है, इस p का मान हमें निकालना है। कब निकालना है, जबकि इसका एक मूल -2 दे रखा है। तो जब भी द्विघात समीकरण होती है उसको हल करते हैं हम, तो हल करने पे हमें दो मान प्राप्त होते हैं x के। अगर समीकरण x में दिए तो x के दो मान प्राप्त होंगे, तो जो दो मान प्राप्त होते हैं वही तो मूल होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक मान ये दे रखा है, तो ये किसका मान है,
ये एक्स का है, क्योंकि समीकरण को हल करके एक्स के भी तो मान निकालते हैं, तो उसमें से एक मूल इन्होंने पहले से दे रखा है, पहले से दे रखा है मतलब ये काय का मान दे रखा है, एक्स का। अगर ये एक्स का मान है तो एक्स की जगह पे रख देंगे, और वैसे भी अगर ये समीकरण का एक मूल है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी इसमें रख दिया जाएगा। पहले समीकरण नोट करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x बराबर -2 रखने पर जब भी इस तरह का सवाल आए कि समीकरण का मूल है तो वो मान उठा के सीधे समीकरण में रख देना। x का मान -2 प्लस 2, यहाँ भी x की जगह -2, ठीक है। यहाँ गुणा और माइनस एक साथ आया तो इसको ब्रैकेट में बंद, क्योंकि दो साइन एक साथ आएंगे तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर के साथ माइनस हट जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कट गया, क्या बचा 0, माइनस या माइनस पी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू है नहीं, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा, और -0, जीरो वैल्यू चाहे माइनस की हो या प्लस का 0 हो, 0 तो 0 ही रहना है, ठीक है। तो इसका माइनस छोड़ दो, यानी पी का मान कितना होगा 0। फर्स्ट वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, नोट करो इसको। प्रश्न संख्या 6 देखो, एस अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5,2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, और आंसर ये नीचे दे रखे हैं। तो समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमें बतानी है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यहाँ पे बिंदु और ज्यादा होते, दो की जगह 3 या आगे बिंदु होते, तब तो हम इसमें लगाते अंताखंड या भायखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी निर्देशांक के फॉर्मूले। पर यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों कहा गया है कि एस अक्ष पर स्थित समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी इन दोनों से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर, सम मतलब समान। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। 5,2 -3,2 ये दो बिंदु हैं, एक ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे, तो इससे और इससे समान दूरी तक, इन दोनों से बराबर दूरी पर कोई बिंदु वही तो होगा जहां इन दोनों के बिल्कुल बीच की दूरी होगी। क्योंकि इससे भी इतनी दूरी पर, मान लो कि यहाँ से 5 मीटर दूर है और इधर से भी 5 मीटर दूरी होना चाहिए, मैं बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, और बिल्कुल बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु, बिल्कुल मध्य में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकाल देंगे इसका मध्य बिंदु, और वो जो बिंदु होंगे उसको मान लेना x,y, तो हमें x और y का मान निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखना मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला भी लगाते क्या लगाएंगे, इसको मानना x1 और इसको y2, ये x2 y2, x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक। इसी तरह y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, x बराबर x1 की वैल्यू 5, x2 की -3, तो ये माइनस का ही लगाना, बटे में 2, y की वैल्यू y1 की 2, y2 की 2, बटे में 2, 5 में से 3 गया 2, बटे 2, 2 और 2 4, बटे 2, 2 से 2 एक बार में कटेगा, और ये 2 से 2 दूनी 4, ये y 2। तो जो निर्देशांक थे वो हमने क्या माने थे x, y, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई 1, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा 1,2, इसमें दे रखा है, ठीक है, पर रिवर्स करके दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2,1। एक बार चेक कर लो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। दूरी क्या दे रखे थे 5,-2 और -3, अच्छा ये वाला माइनस है तभी, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है -2,
तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर -2 + 2 0/2 कितना आएगा 0, यानी किसी 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ गया 1,0। ठीक। अब यहाँ ध्यान से एक बात को और समझो, आंसर तो फोर्थ वाला सही हो गया, यहाँ पूछा था एस अक्ष पर स्थित। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई सवाल को पढ़ते ही कि एस अक्ष पर स्थित है, तो मतलब y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, जब जिस अक्ष पर स्थित होता है तो उल्टा करते हैं, यानी एक्स पे स्थित है तो y बराबर 0, और अगर y अक्ष पर स्थित होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो शुरू में ही पता लग चुकी थी कि y का मान कितना आएगा 0, वो नहीं आया तो गलत हो जाएगा सवाल, सवाल को हल करोगे वो आएगा ही आएगा 0, क्योंकि वैल्यू इस तरह से दे रखी होंगी। ठीक है, तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 1,0, फोर्थ वाला आंसर नोट करो। सातवां प्रश्न, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी तो सबसे पहला काम होगा उसका विविध कर निकालना। ठीक, जब विविध कर निकल के आ जाएगा उसके बाद मूलों की प्रकृति इन चारों में से कौन सी होगी, उसके लिए जो आंसर आएगा विविध कर का, वो आंसर अगर प्लस में आया और 0 आया, यानी आंसर अगर 0 आया तो वो पॉजिटिव भी यानी प्लस का भी होगा और 0 भी होगा। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक और समान हो जाएंगे रूल। ठीक, दूसरा काल्पनिक या वास्तविक नहीं, यानी विविध कर निकालने पे आंसर माइनस में आया, -4, -50, -56 कुछ भी आया, यानी आंसर किस में आया माइनस में, तो ऐसी स्थिति में मूल कैसे हो जाएंगे काल्पनिक, क्योंकि माइनस में आएगा आंसर तो वास्तविक तो होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक होता है प्लस वाला नंबर। तो दूसरा, तीसरा वास्तविक और असमान, यानी आंसर प्लस में आए और 0 ना आए, यानी प्लस में कोई भी आंसर आए 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500 कुछ भी प्लस में आना चाहिए पर 0 ना आए, तो वास्तविक और समान। अगर प्लस में आया और 0 हुआ तो वास्तविक और समान। ठीक, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। ठीक है, अब देखो सवाल को सीधे, सवाल को नोट करो क्या है, 2x² - 5x + 4। तो विविध कर निकालने के लिए हमें ए बी सी तीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे हम समीकरण की तुलना कर कर यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल देंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना। तो जब इसकी तुलना करेंगे ए का मान 2, बी का मान -5 साइन के साथ लेना, सी का मान 4, क्या निकालना है इसमें का विविध कर, क्या होगा फॉर्मूला इसका b² - 4ac, फॉर्मूला याद होना चाहिए b² - 4ac। b की वैल्यू -5 पर स्क्वायर लगा है -4 के बीच में गुणा, a का मान 2 गुणा c का मान 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 8 का 32, 25 में 32 जाएगा नहीं, 32 में 25 गया 7, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का, यानी आंसर क्या आया माइनस में, और माइनस में आंसर आएगा तो क्या होगा काल्पनिक। अगर यही आंसर प्लस का आया होता 7 तो आंसर क्या हो जाता वास्तविक और असमान, क्योंकि 0 नहीं है, और अगर यहाँ 0 आया होता तो वास्तविक और समान। तो ये माइनस में आया तो क्या हो जाएगा काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं है। नोट करो इसे।